हेलो बच्चों, कैसे हो? हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन उम्मीद करते हैं सबने देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जब मन करे देख लेंगे, क्योंकि कहीं भाग नहीं रहा है, उसके हाथ पैर नहीं है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन पढ़ते हैं। लेसन का नेम है पावर शेयरिंग। बेटा, इस लेसन को अगर ध्यान से तुम सुनोगे तो इस लेसन में हो सकता है तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। जैसे देश में बहुत सारे इश्यूज हैं, उस इश्यूज में एक है पावर शेयरिंग। ये इश्यूज सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है भारत में, तो शायद ये कुछ समझ में आएगा कैसे। तो इस लेसन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे बेटा। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल। इसी में हम पढ़ेंगे केस ऑफ बेल्जियम। दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे केस ऑफ श्रीलंका एंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यानी इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट में वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लें कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। जब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, तो यहाँ पे बेटा तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है कि चलो ठीक है, मान लिया कि पावर शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं, जरूरी क्यों है। एक बार सोचते हैं कि पावर शेयर ना किया जाए तो क्या होगा। अब तुम्हें ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है, केवल तुम्हें हम तुम्हारे घर ले चलते हैं। जब तुम अपने घर में देखो तो तुम देखोगे कि सबसे ऊपर मम्मी है, पापा है, साथ में हो सकता है ग्रैंडपा है, ग्रैंडमा है ना, दादा भी है, दादी भी है, पापा है, मम्मी है। उसके बाद हम ब्रदर सिस्टर्स आ रहे होंगे। देखते जाओ, पापा मम्मी ने, दादा दादी ने क्या किया, सबके साथ कुछ ना कुछ शेयर किया है पावर को। अगर शेयर ना करते हो पावर, तो सोचो, जो गेहूं को पिसाने ले जाते हो, कौन ले जाता? पापा। जब पापा ड्यूटी से आएंगे तब मम्मा सारे काम धाम करना छोड़ दें तो क्या होगा किचन का। देखते जाओ। यानी यहाँ पे क्या कि एक छोटे तरीके से पावर को शेयर किया गया है। ये केवल एक घर के अंदर बात बता रहे हैं। अब हम देश में बात करते हैं तो पावर शेयर इसीलिए करते हैं ताकि जो बैलेंस है, यानी पावर जो कंसंट्रेट वन हैंड में, इस कंसंट्रेशन इन द वन हैंड डिसेंट्रलाइज इन मैनी हैंड्स। यानी पावर क्या हो, एक पोर्शन जो है वो बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर हो। क्योंकि पावर को कोई एक कंट्रोल करेगा वो तो बेटा गलत है, वो काम नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम पावर को शेयर करते हैं। अब शेयर करते हैं तो शेयर करने का क्या है, तुम एकदम समझने के लिए अपने क्लास में चलो। जो भी बच्चे क्लास में चलोगे तो तुमको वहां दिखता होगा कि क्लास टीचर ने एक बनाया है मॉनिटर, डिसिप्लिन इंचार्ज, ड्रेस इंचार्ज, लंच का भी इंचार्ज बहुत सारे स्कूलों में बनता है, असेंबली इंचार्ज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। ये इंचार्ज क्यों बनाए हैं? सारे लाइबिलिटीज केवल किसको दे दी जाती? मॉनिटर को। तो बेटा मॉनिटर क्या मैनेज कर सकता था? नहीं कर सकता था, प्रॉब्लम होती। पावर एक हाथ में सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता था। तो क्लास टीचर ने क्या किया, पावर को शेयर कर दिया। क्लास टीचर भी आराम से वर्क कर रहा है, उसके ऊपर से बटन हट गया, मॉनिटर के ऊपर से भी बटन हट गया। यानी हमने पावर को बहुत सारे हैंड्स में शेयर किया। रिजल्ट क्या मिला? सारे लोग खुश हैं, यानी सारे बच्चे खुश हैं। ऑल द चिल्ड्रंस आर हैप्पी बिकॉज द टीचर्स अंडरस्टैंड दे आर एलिजिबल फॉर सम वर्क्स। यानी उनको लग रहा है कि टीचर ने उन्हें कुछ वर्क के लिए समझा कि योग्य हैं।
वैसे ही पावर शेयरिंग की बात हम कर रहे हैं, इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। क्योंकि अगर पावर शेयर हम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है मॉनिटर एक तो प्रेशराइज होगा और बच्चों से आपस में क्या होती है, मन मुटाव होती है। उसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक, तो अब जब हम बात करते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो इसके दो रीजन है। एक रीजन है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। नाम से ही दोनों एकदम क्लियर हो रहे हैं। प्रूडेंशियल मीन्स युक्ति परक, जहां से दिमाग लगाया गया है। मोरल मीन्स नैतिकता, जहां पे केवल हम मोरालिटी की बात की, नैतिक कि हाँ यार हम ऐसा करते हैं तो नुकसान किसी का नहीं होगा, यानी कि हम घर में ही सबको सब कुछ दे देते हैं बराबर इक्वल, तो वो तो हो गया ना मोरालिटी। लेकिन यहाँ पे पावर शेयरिंग घर से मतलब नहीं हो रही है कि पावर शेयरिंग हम घर से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पावर शेयरिंग की बात है, सत्ता की साझेदारी की बात है, यानी हमें देश के अंदर देखना है। तो जब हम प्रूडेंशियल रीजन की बात करते हैं तो इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी ये क्या करता है, दो समुदायों के बीच में, दो सामाजिक गुटों के बीच में दंगे रोकने में मदद करता है। यानी इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, यानी प्रूडेंशियल रीजन क्या दे रहा है हमें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे रहा है। यहां पे हम क्या करते हैं, इन द प्रूडेंशियल रीजन द पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस, सोशल, यानी हम प्रूडेंशियल रीजन में क्या करते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स और सोशल ग्रुप से पावर को शेयर किए हुए हैं। क्यों, क्योंकि अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। एंड जो प्रूडेंशियल रीजन है यहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। प्रूडेंशियल रीजन में हमने इसका भी कैलकुलेशन किया है गेन एंड लॉस थ्योरी पे, यानी गेन होगा और लॉस भी होता है। अब कैसे, देखो सपोज ये एप्पल, पापा एक एप्पल लाते हैं, ठीक है, एक एप्पल लाए बच्चे के लिए, लेकिन सपोज दैट उसी समय मोहल्ले के 2-3 बच्चे और आ जाते हैं, तो अब जाहिर सी बात है इसके क्या हो जाएंगे, शेयर हो गया। जब शेयर हो गया तो हम देखेंगे कि गेन किसका हो गया, जो मोहल्ले के यानी नेबर्स जो चिल्ड्रंस थे उनका क्या हो गया, गेन हुआ, और लॉस किसका हुआ, किसका हुआ, यानी बच्चे का, जो घर का बच्चा था उसका लॉस हुआ। लेकिन अगर हम एकदम मोरालिटी पे यहाँ पे देखें, यहाँ केवल हम मोरालिटी, अब मोरालिटी की बात करेंगे कि यार अगर हम पावर शेयर ना करते, एप्पल शेयर ना करते तो क्या हो सकता था, आपस में डिस्प्यूट होता कि नहीं, कि यार हम उसके यहाँ गए थे, उसने अकेले एप्पल खा लिया, हमें तो नहीं दिया। ठीक, ये तो हो गया प्रूडेंशियल रीजन, यानी इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप and it maintain the political stability. Here the power shared between linguistic groups, religious and social groups. फिर बात करते हैं मोरल रीजन। अब जब प्रूडेंशियल रीजन में है तो मोरल रीजन में क्या होना चाहिए, मोरल रीजन, इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ये क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। क्यों, क्योंकि यहां मोरालिटी की बात की जाती है। मोरालिटी कैसी, यानी पीपल्स हैज राइट टू हाउ दे गवर्न, यानी यहाँ पे पीपल्स को राइट दिया गया है कि हम कैसे गवर्न करें। पीपल्स हैज राइट हाउ दे गवर्न, यानी पीपल्स को राइट मिला हुआ है। एंड हियर द पावर शेयर्ड एमंग
सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। यानी यहां पे पीपल्स को पूरी पावर दी गई कि ये कैसे गवर्न करेंगे, यानी पीपल्स ही पूरी तरह से इसको गवर्न करता है। तो और यहाँ पे पावर कैसी शेयर की गई, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल। मोरल रीजन क्या है, इट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीपल्स हैव राइट हाउ दे विल बी govern. Here the power shared among central, state and local government, यानी कि सब कुछ क्या रहे, मेंटेन रहे ना, इसीलिए सभी को पावर शेयर दे दिया गया है मोरालिटी बेस पे। सेंट्रल की अपनी पावर दे दी गई, स्टेट की अपनी और लोकल की अपनी। हमें कहा ना मोरालिटी बेस पे, ये स्पिरिट है। लेकिन जो हमारा प्रूडेंशियलिज्म था वो क्या था, वहां पे हमने इसका यूज किया था, यानी कि जितने सोशल ग्रुप्स हैं उनको कुछ पावर दो, रिलीजियस ग्रुप हैं उन्हें भी दो, लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं उन्हें भी दो। ये तो हो गया कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। अब हम इसी में बात करते हैं केस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है। क्या है, यूरोपियन कंट्री। इसका साइज जो है, साइज हरियाणा हमारा जो स्टेट है उससे भी क्या है, छोटा। यानी बेल्जियम इज एन यूरोपियन कंट्री है एंड द साइज इज लेस देन हरियाणा एंड पॉपुलेशन इज आल्सो लेस देन हरियाणा। यानी बेल्जियम जो है उसका साइज, क्षेत्रफल और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन दोनों क्या है, हरियाणा हमारे राज्य जो है हरियाणा उससे क्या है, कम है। ये तो हो गया। हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इथनिक कंपोजिशंस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इथनिक कंपोजिशन कैसे होंगे, तो वो ऐसे होते हैं, किसी भी कंट्री के जो नेबर में होते हैं वो सबसे ज्यादा किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन को चेंजेस करते हैं। अब सपोज किसी कंट्री की बॉर्डर जो है 5 कंट्री से लगी, तो वो 5 कंट्री में जो भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो लैंग्वेज बेस पे हो या रिलीजियस बेस पे, वो उस कंट्री में ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो यहां की नेबरिंग कंट्री क्या थी, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। ध्यान समझो, बेल्जियम इज एन यूरोपियन कंट्री। इट इज स्मॉलर एन एरिया in comparison of Haryana and population is also less than Haryana. The neighboring countries are Netherlands, Germany, France and Luxembourg. A very ethnic composition in the Belgium. Very ethnic यानी complex है पूरी तरह से। तो क्या, Dutch are 59%, French are 40%, German आर 1%। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, किसी भी कंट्री में जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं इन्हीं में डिस्प्यूट होता है राइट्स को लेके। यानी हमने डच की बात की 59%, फ्रेंच की बात किया 40%। किसी भी कंट्री में जो फर्स्ट और सेकंड, इंडिया में बात करते हैं तो हिंदू फर्स्ट यानी पॉपुलेशन में, फिर सेकंड पे क्या आते हैं, मुस्लिम। और हमेशा हम किस में देखते हैं, हिंदू मुस्लिम में देखते हैं। कभी हमने क्रिश्चियन में देखा, यहूदी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिख किसी में देखा नहीं, केवल किसमें देखते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम में। हमेशा वर्ल्ड में यही चीज चलती है। डच आर लिविंग इन फ्लेमिश रीजन, इन फ्लेमिश रीजन। फ्रेंच आर लिविंग इन वेलोनिया। ठीक, डच आर लिविंग इन फ्लेमिश रीजन एंड फ्रेंच आर लिविंग इन वेलोनिया। अब जर्मन 1% थे, तो ये कभी कुछ वहां पे थे, कुछ यहाँ पे 2-3 पार्ट्स में थे, तो कोई समस्या नहीं थी। जब डच 59% थे और फ्रेंच क्या थे 40%, तो यहाँ की जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में फ्रेंच जो थे वो 80% और डच कितना थे 20%। यानी कंट्री में अगर हम देखते हैं पूरी
ऑल ओवर कंट्री, तो वहां पे डच स्पीकिंग कितने 59%, फ्रेंच स्पीकिंग 40%। लेकिन जब ब्रुसेल्स कैपिटल ऑफ द बेल्जियम की बात करते हैं तो वहां फ्रेंच स्पीकिंग 80% एंड डच स्पीकिंग आर 20%। अब जब डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग का इथनिक कंपोजिशन हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा बनता है बेटा कि व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम। तो एक है नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। फिर राइट द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो डच 59%, फ्रेंच 40%, जर्मन 1%, इन द ब्रुसेल्स फ्रेंच 80%, डच 20%। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि द डच स्पीकिंग आर लिविंग इन विच एरिया। तो सिंपल लैंग्वेज फ्लेमिश, फ्रेंच स्पीकिंग वेलोनिया। यहाँ पे देना एक सिंपल एग्जाम्पल, ये एक एफ है, एक एफ, ये दोनों एफ एक साथ नहीं होंगे बेटा, इतना केवल ध्यान रखना। बोथ एफ आर नॉट अ सिमिलर, दे आर अपोजिट। सिमिलर नहीं होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे से, बस आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पे ये इतनी कंपोजिशन है तो जाहिर सी बात है डिस्प्यूट होना ही है। अभी डिस्प्यूट कैसे होता है उसको देखो। द डच आर मेजॉरिटी इन द पॉपुलेशन। डच क्या है? मेजॉरिटी इन द पॉपुलेशन बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। डच माइनॉरिटी इन द कैपिटल, पैसे में बहुत कमजोर थे लेकिन पॉपुलेशन में बहुत अधिक थे। फ्रेंच आर माइनॉरिटी इन द पॉपुलेशन बट मेजॉरिटी इन द कैपिटल, यानी उनके पास पॉपुलेशन कम थी लेकिन पैसा बहुत था। जैसे देश में या दुनिया में हम बात करें तो जो अमीर लोग हैं, वेल्थियर पर्सन, उनकी संख्या कम है, पुअर्स की क्या है, ज्यादा है। वैसे ही वहां पे सो द डच स्पीकिंग गॉट द एजुकेशन राइट्स एंड अदर इकोनॉमिकल पॉलिसीज इन लेटर। ये बहुत बाद में पाते हैं बेटा। जब बहुत बाद में पाएंगे कोई भी पॉलिसी या एडवांटेज तो जाहिर सी बात है इसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अपोज करेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि समस्या होगी। सो द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग फ्रॉम 1950 टू 1960। केवल इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि फ्रेंच स्पीकिंग को तो आपने बहुत पहले दे दिया, डच को क्यों नहीं दिया। जैसे हमारे देश में जो पावर शेयर किया गया है, पावर शेयर का तरीका क्या है इसको ध्यान देना, सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। जिनके साथ पावर शेयर क्यों की गई, क्योंकि उन्हें इकोनॉमिकल, उन्हें एजुकेशनल, इन सब राइट से बहुत दूर रखा गया था, इसीलिए पावर शेयर किया गया। यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1950, 10 ईयर्स का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अब वहां पे बेल्जियम गवर्नमेंट क्या करती, तो वहां पे बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला बेटा। क्वेश्चन तुम्हारा बन के आएगा एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। क्वेश्चन ये बन के आएगा यानी कि डिस्क्राइब द बेल्जियन मॉडल। एक ये आएगा डिस्क्राइब द बेल्जियन मॉडल, या फिर आएगा हाउ द बेल्जियन लीडर्स एकोमोडेट द डाइवर्सिटी इन द बेल्जियम। What were the steps taken by the Belgian leaders to accommodate the diversity? यानी इस तरह का क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो एकोमोडेट, सबसे पहले ध्यान देना कि एकोमोडेट क्या किया गया, 1970-1993 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडेड, यानी 23 साल में 4 बार वहां कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडेड किया गया। 1970 से 1993 1 मार्क्स का है और एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम पूरा 5 मार्क्स का। पहला क्या था, इक्वल मिनिस्टर प्रपोजल आया है। इक्वल मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां पे क्या होगा, इक्वल मिनिस्टर्स, यानी अगर 100 बनाए जाएंगे तो 50 डच और 50 फ्रेंच स्पीकिंग के। नो सिंगल स्पीकिंग कम्युनिटी पास एनी लॉ, यानी कोई सिंगल स्पीकिंग कम्युनिटी कोई लॉ नहीं बना पाएगी। फिर ध्यान देना 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड में पहला क्या था, देयर शैल बी इक्वल मिनिस्टर प्रपोजल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, नो सिंगल स्पीकिंग कम्युनिटी कैन पास एनी लॉ। अब दूसरा अमेंडेड क्या हुआ,
द स्टेट गवर्नमेंट वॉज नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अमेंडेड होने के पहले अगर हम बात करते हैं तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट में रहती थी, यानी जो राइट्स मिले थे सेंट्रल गवर्नमेंट जब मन कहता था छीन लेती थी। लेकिन अब नहीं, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड हुआ। तो यहाँ पे the state government was not subordinate to central government but it is more powerful इस बार बहुत ज्यादा, because maximum subjects were transferred from central government to state government। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स किसको ट्रांसफर कर दिए, स्टेट गवर्नमेंट को। एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 2 रीजन्स। एक रीजन क्या था, विलोनिया था, दूसरा क्या था, फ्लेमिश। विलोनिया किसका, फ्रेंच स्पीकिंग, फ्लेमिश किसका, डच स्पीकिंग। यानी 2 रीजन पे स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। ये लो, अब थर्ड फिर क्या है, इट्स अ सेपरेट गवर्नमेंट। इट्स अ सेपरेट गवर्नमेंट। अब सेपरेट गवर्नमेंट इंडिया में भी है। कैसे, हमारी कैपिटल क्या है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली में कोई गवर्नमेंट है ना, उसे हम बोलते हैं दिल्ली गवर्नमेंट। तो वैसे ही बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, इन द ब्रुसेल्स देयर आर सेपरेट गवर्नमेंट। हियर द फ्रेंच स्पीकिंग एक्सेप्ट द इक्वल मिनिस्टर प्रपोजल। यहाँ पे जो सेपरेट गवर्नमेंट थी, कहां पे, ब्रुसेल्स में। हमने पहले बताया था फ्रेंच कितने थे, 80%, डच कितने थे, 20%। कहां पे, ब्रुसेल्स में। तो फ्रेंच ने क्या किया, दे एक्सेप्टेड द इक्वल मिनिस्टर प्रपोजल। यानी फ्रेंच ने एक्सेप्ट किया इक्वल मिनिस्टर प्रपोजल, जबकि इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 80। आप ध्यान करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड पहला हुआ था उसमें मैंने क्या कहा था, देयर शैल बी इक्वल मिनिस्टर प्रपोजल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि देश में पॉपुलेशन किसकी थी, 59%, डच की ना। तो अगर डच ने वहां पे एक्सेप्ट किया था 59% पॉपुलेशन होने के बाद, तो अब की बारी किसकी थी, फ्रेंच की ना। क्यों? क्योंकि बोथ वांट टू लिव विद पीसफुली। दोनों क्या चाहते थे, साथ में रहना, वो भी शांतिपूर्वक। यानी प्रपोजल देखते जो कितना अच्छा है, प्रपोजल कितना अच्छा है। उन्होंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, लो हो गया। फिर चौथा अमेंडमेंट क्या था, अनदर काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यानी ये थर्ड काइंड की गवर्नमेंट थी, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट। ये कैसी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट बेटा बेल्जियम को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में नहीं है। कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी अनदर काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट। एंड ओनली वन स्पीकिंग पर्सन बिकेम द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। देयर इज नो मैटर वेयर दे लिव। ये कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ रहते थे, वेलोनिया में रहते थे या फ्रेंच में रहते थे, बट दे कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। वो केवल एक ही लैंग्वेज बोल सकें। ये नहीं उन्हें डच भी आए, फ्रेंच भी आए, कुछ नहीं, केवल एक लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये किस लिए बनाई गई थी, इट रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन। ये केवल एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चर से रिलेटेड जब कोई डिस्प्यूट होता था तो उसी को क्या करती थी, रिजॉल्व करती थी। अब जब ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड होते हैं, बाय द 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बेल्जियम बिकम पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो दे नोन एज बेल्जियन मॉडल। यानी इसी को कहा गया बेल्जियन मॉडल। यानी यहाँ पे पावर लीडर्स ने ऐसे तरीके से शेयर की, साथ में जो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग थे उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया फ्रॉम द हार्ट, हृदय से एक्सेप्ट किया। सो बेल्जियम बिकम पीसफुल कंट्री एंड ऑल्सो व्हेन द यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म्ड यूरोपियन यूनियन। यानी जब यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, मिलके अपना यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया, यानी ईयू।
Then the Brussels became the headquarter of European Union. अब यूरोपियन यूनियन कब फॉर्म हुआ? 1999 में. काम करना कब शुरू हुआ? Came into force from 2001. यानी कि छोटे से स्टेप से बेल्जियम क्या बनता है? पीसफुल कंट्री बनता है इन द वर्ल्ड. फिर से एकोमोडेशन कैसे किया गया? इक्वल मिनिस्टर प्रपोजल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर प्रपोजल रहेगा. नो सिंगल कम्युनिटी कैन पास एनी लॉ. कोई सिंगल कम्युनिटी कोई लॉ बना नहीं सकती है. सेकंड क्या था? द स्टेट गवर्नमेंट वॉज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं करती थी, उसकी अपनी अलग पावर हो चुकी थी अब. एंड द स्टेट गवर्नमेंट was more powerful. Third, separate government in the capital of Belgium. Here, the French-speaking accept the equal minister proposal because in central government, the Dutch-speaking accepted the equal minister proposal. Fourth, a third kind of government known as community government, which resolve the disputes of language, culture, and education. And only one speaking person became the minister of community government, and no matter where he lived. By the 4 constitution amended, the Belgium become peaceful country in the world. And when the European countries formed their association known as European Union in 1999, then the Brussels chosen as the headquarter of European Union, and it was came into force from 2001. बेटा इस लेसन में जहां पे जो भी डाउट्स हो, जिस बच्चों को जहां पे जो डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करेगा कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनेगी. जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करो खुद भी एडवांटेज और दूसरे बच्चों को भी एडवांटेज दिलाते रहो.